एनवीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। इस फैसले ने न सिर्फ घुसपैठिए, अवैध प्रवासियों और नफरत की राजनीति करने वालों पर इसका असर पड़ेगा। अब वो कितना असर पड़ेगा ये समय बताएगा, लेकिन उस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा प्रहार किया है, उस पर एक चोट की है। और वो फैसला है नागरिक कानून 1955 के अंदर दी गई एक सेक्शन 6A को वैध मान करके, जिसके तहत आसाम में 1 जनवरी 1966 से पहले आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी और इस मार्च 1971 तक आए लोगों को दस्तावेज की बुनियाद पर नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में असम संयुक्त महासंघ ने एक याचिका दायर की थी, जिसके फैसले में ये फैसला आया है। उसकी सुनवाई करते हुए एक आईनी बेंच, जिसे संवैधानिक बेंच कहते हैं, फुल बेंच का फैसला है। और इस बेंच ने ये माना कि नागरिक कानून 1955 की 6A सेक्शन वैध है और इसके तहत नागरिकता दी जा सकती है। ये सेक्शन 1985 में उस वक्त जोड़ा गया था जब आसाम की आंदोलन की बुनियाद पर एक समझौता हुआ था। राजीव गांधी सरकार ने इस समझौते की बुनियाद पर ये धारा इसके अंदर जोड़ी थी। इस धारा को जोड़ते हुए असम गण परिषद और उस समय की बहुत सारी आंदोलनकारी रहनुमा, उसके नुमाइंदे इसमें मौजूद थे समझौते में। अभी भी जो ऑल स्टूडेंट यूनियन है उसने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ये हमारे समझौते की लाज रखी गई है। जबकि आसाम की सरकार ने कट ऑफ के लिए 1951 को माना था और ये अपनी स्कीमें 1951 के मुताबिक डिजाइन करने की बात कही थी और लाभकारियों को जो बेनिफिशियरीज हैं उसको 1951 की बुनियाद पर देने की बात कही थी। लेकिन इस फैसले के आने के बाद उस सब पर क्या असर पड़ेगा, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट का पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ में गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब अब्दुल रहमान साहब सिकद हमारे साथ में हैं। हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब हैं जो सामाजिक विचारक, पॉलिटिकल विचारक हैं और असम के इस इशू पर बहुत गहन अध्ययन है उनका, वो इससे जुड़े रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर साहब हैं जो लंबे समय से इस समस्या को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इसके ऊपर वो प्रोविजन का ऊपर में जो आर्गुमेंट हुआ है आर्टिकल 5, 6 एंड आर्टिकल 11 में यह है कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया पार्लियामेंट के जे वो जो सिटीजनशिप एक्ट है द सिटीजनशिप constitution has not given a detailed provision in the matter of citizenship, and therefore this parliament has been given power to make any addition, alteration, to give citizenship, to curtail citizenship. Everything is given the authority to the parliament. That was the provision in article 11 of the constitution. Now the point is what will be the benefit about the judgment, would benefit by the judgment for the protection of the people, or those who are targeted in the name of detection and deportation of foreigners. My understanding is that this judgment just stop the mouth of these people who are making allegations that there are demographic inversion, there are migration, and
particularly they wants to target the uh, Muslim people. But the fact is that the the Muslim people have the documents. In almost all the people of Muslim minority, they have the documents of NRC of 1951. So they are not mass affected if the cut-off date is made on 1951. This will not be the end of their conspiracy, but this is a slap to their bias attitude, their उसका जो ये है उल्टा पुल्टा बोलने का जो uh, उसका हैबिट हो गया है वो थोड़ा बंद हो जाएगा। ये बात भी जी, सही मैं है। आता हूँ आपके पास रहमान साहब, मैं आता हूँ, एक और टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ में तस्लीम रहमानी साहब हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो इस इशू से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं? क्या इससे जो नफरत की सियासत, घुसपैठिए की बात, डेमोग्राफी चेंज करने का एलिगेशन, इस पर कुछ रुकावट होगी, लगाम लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए, ये फैसला अपने आप में एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं है। मील का पत्थर है, हमने एक कदम आगे को बढ़ाया है इंसाफ की जानिब। इसलिए इस फैसले का बहुत खैर मकदम किया जा रहा है। जो ये 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें 6A का जो एडिशन किया गया था थ्रू दी पार्लियामेंट इन 1985, वो असम अकॉर्ड की बुनियाद पर था, जो राजीव गांधी और असम के स्टेक होल्डर्स के बीच 1985 में हुआ। अब उस असम अकॉर्ड में तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स सिग्नेटरी हैं। आसू जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो 69 से एक वायलेंट मूवमेंट जो बहुत ही पुरतशद्दुद तहरीक, जिसमें उन्होंने बहुत कत्लेआम किया, ऑयल की रिफाइनरीज को तोड़ा, को बम से उड़ाया, सड़कों को बम से उड़ाया, तो बेदरीग कत्लेआम किया लोगों का, वो उसको नेगोशिएशन टेबल पर राजीव गांधी उस जमाने पे लेके में आए थे। इसके साथ आमसू था, गवर्नमेंट ऑफ असम थी, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट था, ये सारे स्टेक होल्डर्स ने एक मुत्तफक फैसला किया था। सबको इस बात पर कोई परेशानी नहीं थी कि जो लोग 1966 तक इंडिया में आ चुके हैं, उस वक्त के मशरिकी पाकिस्तान से असम में, वो बाय डिफॉल्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वो सिटीजन हो चुके हैं इंडिया में, उनको किसी और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। दे आर एक्सेप्टेड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। दूसरे स्टेप में उन्होंने कहा कि 1966 से 71 के बीच जो लोग इस मुल्क में आए हैं, उन लोगों को अपना टाइम पूरा होने पर विदाउट एनी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन सिटीजनशिप दे दी जाएगी 25 मार्च 1971 तक जो लोग आए हैं। और जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद इस मुल्क में आए हैं दरअंदाजी करके या जिस वजह से भी, वो इस मुल्क के शहरी नहीं होंगे। ये बहुत ही क्लियर है। जो असम अकॉर्ड है उसको 2012 में वहां के कुछ कम्युनल एलिमेंट्स ने दीगर लोगों के साथ मिलकर, जो असम सम्मिलिता महासंघ है, उसने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो 2012 से चलता हुआ ये केस अब 17 अक्टूबर को ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे फाइनली डिसाइड कर दिया कि जो असम अकॉर्ड है वही रहेगा, अप्रूव उसको किया, एंडोर्स किया। और जो 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट है वही रहेगी। अभी पिछले दिनों एनआरसी का और सब चक्कर में इन्होंने फिर 1951 कहना किया था, उसको रोक हो गई है। अब इस फैसले के बाद उस पर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन जैसा कि अभी अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि डिजाइन है, इस डिजाइन के तहत ये कभी देखिए एनआरसी भी किया गया कितनी मुश्किलों से, और कितने हजारों करोड़ रुपए करके एनआरसी किया। उसमें इन्होंने कहा कि कभी 40 लाख लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, कभी कहा 28 लाख लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, लेकिन फिर बाद में इन्होंने कहा हम एनआरसी को मानते ही नहीं। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एनआरसी पे खर्च हुआ था। असम एक यूनिक एग्जाम्पल बन गया था एनआरसी की, लेकिन इन्होंने कहा कि हम उसको नहीं मानते क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहा था। इन्होंने कम्युनल एजेंडा उसमें चलाया, हालांकि कम्युनल नहीं था। 1966 तक भी जो लोग बांग्लादेश से आए उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की थी,
और 71 को कट ऑफ डेट बनाने का एक रीजन, बड़ा रीजन ये है कि वही जमाना था जब वहां मुक्ति बाहिनी जंग लड़ रही थी। कौन लोग वहां से माइग्रेट करके आए? बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम थे जो यहाँ माइग्रेट करके आए। उनमें कुछ लोग, उनमें एक छोटी तादाद मुसलमानों की भी थी। अदरवाइज जो मुसलमान असम में आबाद हैं, बंगला स्पीकिंग मुस्लिम, वो तो यहाँ 1830-1836 के आए हुए लोग हैं। जिस वक्त अंग्रेजों ने बंगाल को रीयूनाइट किया था और एक वहां से ये सेटलर्स को चिटागोंग से और सिलहट से सेटलर्स को लाके इन्होंने आसाम में बसाया था खेती कराने के लिए। ये उस जमाने के आबाद लोग हैं। उसके बाद ज्यादातर गैर मुस्लिम आए। एनआरसी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी ये बात साबित हुई कि बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों की तादाद हार्डली 4-5 लाख थी, बाकी तमाम गैर मुस्लिम बंगाली थे। तो बंगालियों का माइग्रेशन समझ में आता है बांग्लादेश से, चाहे वो 66 तक हुआ हो या 71 की वॉर के वक्त में हुआ हो, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान बनने के वक्त में हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना। तो एक बड़ा इन्फ्लक्स हुआ है लोगों का वहां से यहाँ पर, और उसके नतीजे में प्रॉब्लम असम की प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई? आसू ने इसको इसलिए उठाया कि उनको ये लगता था कि असम का जो कल्चर है, टिपिकल कल्चर, वो कहीं ना कहीं बंगाली लोगों के आने से डाइल्यूट हो रहा है। तो ये बंगाल का लिंग्विस्टिक इशू भी था कि बंगाली लैंग्वेज और असमीज लैंग्वेज तकरीबन बराबर हो गई थी, यानी असमीज लैंग्वेज कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में होने जा रही थी। तो असमी कल्चर के ऊपर बंगाली कल्चर आपस में बहुत मिलता जुलता है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ है। उसका मसला आ रहा, तो एक कल्चरल इशू था। आंसू ने जब इसको उठाया तो कल्चरल इशू को ही असम की जय के साथ ही उठाया था, और वो जो माता वहां पर जो नारा लगता है असमी संहिता का, उसके साथ उठाया था। लेकिन जब उनको नताइज नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने इसको कम्युनल इशू भी बनाया, और बाद में बीजेपी जैसी लोगों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया। सीएए जो आया है, सीएए का भी एक जो बड़ा मकसद है, वो बड़ा मकसद यही था कि आप जो असम में रहने वाले लोग हैं, उनकी कट ऑफ डेट को तो नजरअंदाज कर दें, और सीएए के तहत जो लोग 5 साल से रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप दे दें। तो मकसद ये था कि बंगाली हिंदुओं को, वो सीएए के तहत बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप दी जा सकती है, बंगाली मुसलमानों को नहीं दी जा सकती। तो 1971 में जो बंगाली मुसलमान आए, उनकी सिटीजनशिप को रोक देना, ये बड़ा मकसद था सीएए का उस वक्त। अभी भी वो है। तो इस किस्म की चीजें तो आइंदा चलती रहेंगी, लेकिन वहां के कल्चर पे इस दरअंदाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में 86 का जो अमेंडमेंट 6A है, वो जारी रहेगा और वही कट ऑफ डेट रहेगा। ये बड़ा अचीवमेंट है असम के तमाम लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू बंगाली हो या मुसलमान बंगाली। जी तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं जनाब प्रदीप माथुर साहब। माथुर साहब, ये कहा जा रहा है जो असम संयुक्त महासंघ ने अपनी याचिका में कहा था कि इसकी वजह से डेमोग्राफी हमारी चेंज हो रही है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है, असमी लैंग्वेज खराब हो रही है, उस पर असर पड़ रहा है। क्या ये हकीकत है या इसके पीछे एक राजनीति है जिसकी वजह से ये बात कही गई? और उसके साथ में आहू एसोसिएशन जैसी कई संगठन आकर के खड़े हो गए और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस बात को सही माना कि 6A सही है और वो संवैधानिक है। रहमानी साहब ने बिल्कुल सही कहा है। ये जो प्रॉब्लम है, इसको अगर हम लोग हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। ऐसा है कि पार्टीशन के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान बना, एक तो उसकी आबादी बहुत ज्यादा थी और दूसरे वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान के उसमें का जो रूल था वहां पर, उसमें उसका जो जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और वहां पर बदहाली की वजह से जो भी लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको दूसरी जगह जाना पड़ा। और वो लोग जो है, क्या करना चाहिए, आसाम भी आए, त्रिपुरा भी गए और भी सब जगह गए। अब इसी बात पे लेकर के इसमें जो ज्यादातर लोग गए, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, जो कि अब बांग्लादेश है,
और वहां पर बंगला बोली जाती थी, तो सब जगह जो है क्या करना चाहिए, बंगालियों का एक प्रभुत्व होने लगा। ये जो प्रॉब्लम आसाम में हुई है, जो रहमानी साहब जैसे बता रहे थे कि कल्चर की प्रॉब्लम है, कि उनको लगा कि असम के ऊपर जो है बंगला थोपी जा रही है और बंगालियों की पूरी कल्चर थोपी जा रही है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आसामी की नहीं थी, ये प्रॉब्लम त्रिपुरा की भी थी। त्रिपुरा का तो बड़ा मजेदार केस है, वहां पर तो क्या करना चाहिए, जितने लोकल इनहेबिटेंट्स उससे ज्यादा बंगाली वहां पर पहुंच गए वहां पर इस समय। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो थी ये थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान बना था वहां पर एक बहुत ज्यादा गरीबी थी, सब थी, और दूसरी बात बंगाली लैंग्वेज थी। तो वहां से जो है जो माइग्रेशन हुआ तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आए असम में, और असम में आकर के वो ठहर गए। ये सब चलता रहा, और जैसा कि अभी रहमान साहब ने भी बताया, समझिए 1978-79 में असम में एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, जो कि बहुत ही जोरों पे हो गया। उसने बिल्कुल एक वायलेंट रूप ले लिया वहां पर, ये 6 साल तक चला ये। इसमें तोड़ फोड़ भी हुई, सब बातें हुई, सब कुछ हुआ आया, और जो उनके मूवमेंट था वो आंसू वाले, वो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जिन्होंने बाद में चुनाव भी जीता। तो इस मूवमेंट का कुछ खत्म करने के लिए राजीव गांधी ने 85 में अकॉर्ड किया, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। अब ये प्रॉब्लम जो देखिए आती है वो ये आती है कि जब ये अकॉर्ड हो गया तो सब कुछ बातें हो गई, और उसके बाद चीजें चलती रही, मतलब सब होता रहा, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाद में जब ये कि जो देश में जब ये कम्युनल पॉलिटिक्स आई, तब इसको कहा गया कि साहब वो असम में तो बहुत से लोग आ गए हैं और घुसपैठी हैं और समाज तरह की बातें होने लगी, और उसको जो जाए उसके बारे में सब बात होने लगी। और जिस प्रोविजन में इनको रखा गया था वहां पर, वो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके 6A में, उसको जो है कॉन्टेस्ट उसका किया जाने लगा, और ये हुआ कि साहब ऐसा हो जाएगा, सब बातें ऐसे हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सही काम किया है ये कर करके कि भाई जो लोग आ गए थे हिंदुस्तान में 65 तक, उनके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, और वो जो है उनको भारत का नागरिक मान लेना चाहिए। और 71 पे जो उसके बाद आए हैं, जो बांग्लादेश वार के बाद आए हैं, उनके बारे में जरूर कहा जा सकता है कि वो बांग्लादेश के सिटीजन है, उनको जो भेजा जाए, और मैं समझता हूँ काफी उसमें चले भी गए। और इसमें एक बात और देखिए कि जो गए हैं 71 के वार के बाद, जो पूरे लोग आ गए थे, 1-1.5 करोड़ लोग पाकिस्तान से भाग करके, क्योंकि जो हमारा जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके जो हुक्मरान थे याहिया खान साहब, और उनके बाद भुट्टो की सरकार, उन पे वो बड़े जुल्म किए, तो सब लोग जो है घबरा के भगे आए। तो जो आए उनमें हिंदू बहुत थे, और बाद में जब उनको वापस भेजा गया तो हिंदू भी बहुत गए, मतलब वहां वापस उनको जाना पड़ा जब सरकार ने कहा सब है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम को पूरी को एक कम्युनल नजरिया, जैसा कि रहमान साहब ने भी इशारा किया, वो ये जब देश में पूरी कम्युनल पॉलिटिक्स होने लगी, बीजेपी वाले ऊपर आने लगे, तो इन्होंने उसको दिया। मतलब एसेंशियली ये प्रॉब्लम जो थी 2 वजह से थी। एक तो ये प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर रोटी नहीं थी, रोजगार नहीं था, इसलिए लोग आकर के सेटल हो गए। और दूसरी प्रॉब्लम जो इसका जो विरोध हुआ वो इसलिए हुआ कि बंगला जो है असमियों को लगा कि उनका राज्य छोटा है और बंगला पूरा एक उसको थोपा जा रहा है। और ये वाली फीलिंग जो कई जगह है, जैसे मैं जब छोटा था और कलकत्ता जाता तो वो कहते थे कि आप लोग जो हिंदी थोप रहे हैं हमारे ऊपर, तो आप कहते हैं कि आप बिल्कुल आप इसी तरह असमिया वाले सोचते थे कि उनके ऊपर बंगला थोपी जा रही है। तो इससे रीजनल सेंटीमेंट हुआ और इससे एजिटेशन हुआ, और इसका सबका जो है पूरा, जैसा आप लोग जानते हैं कि पूरा जो हुआ इसका रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि बड़ा जबरदस्त इस वायलेंट मूवमेंट हुआ, जिसको के बाद में 85 में राजीव गांधी ने किस जमाने में अकॉर्ड करके खत्म किया। जी माथुर साहब, मैं आता हूँ आपके पास। इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 6A को पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आसाम एक छोटा राज्य है और वहां की प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखना चाहिए और बंगाल को अलग तरीके से देखना चाहिए। इलियास अहमद साहब, आप क्या कहते हैं? आपसे ये सवाल ले लेते हैं। जी, तो जो पहले ही जो अब्दुल रहमान शिकदार साहब और जो है तस्लीम रहमानी साहब और जो पत्रकार साहब जो बोल के गए हैं, तो ये तो एक देखिए एक पॉलिटिकल एजेंडा ही, मुझे जो लगता है पॉलिटिकल एजेंडा ही हर वक्त जो है आसाम में एक के बाद एक जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए या जो एक माहौल बनाने के लिए जो किया जाता रहा है। क्योंकि ये तो सेटल था जो आसाम अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद जो 25 मार्च 1971 का जो ये था सब लोग मान लिए थे। फिर उसके बाद ये जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जाया गया कि ये लोग नहीं मानेंगे। तो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और जो एक ये जो है
ये इशू जो है एक हिंदू मुसलमान के बीच में जो एक फूट डालने की जो है हमेशा से कोशिश किया जाता है किसी ना किसी तरह। और जो देखिए जो ये बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स है आसाम में, उन लोगों के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है वो एक टूल है। मुझे लग रहा है ये एक टूल है। किसी ना किसी वजह से जो है एक के बाद एक इशू ये खत्म हो गया तो फिर देखिए फिर एक दूसरा इशू लेंगे। ये सब करके ही जो असम का एक पॉलिटिकल माहौल हमेशा गर्म किया जाता रहा है और ऐसे और भी चलता रहेगा। ये एक अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आया है, ये फाइनली सेटल हो गया कि 25 मार्च 1971 का जो कट ऑफ डेट होगा ये तो सेटल हो गया। इसको लेके और फर्दर कुछ होगा नहीं मुझे लगता है। अभी इसको मानना ही पड़ेगा सब लोगों को। तो फिर जो है फॉरेनर जो इशू है, सिकदर साहब ने भी बोल के गया है, जो फॉरेनर्स इशू ये बहुत बड़ा एक मेजर इशू है। असम में जो है लोगों को ऐसे ही टारगेट किया जाता है, वो ही सबसे बड़ा जो इशू है मुसलमान मेनली जो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान के सामने जो है एक जो किसी को भी थोड़ा भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी डिफेक्ट हो या ऐसे ही सस्पेक्ट करके जो है लोगों को हाँ फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जिन लोगों का जो घर बार जो है बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र की जो है एरोशन की वजह से जो डॉक्यूमेंट वगैरह लॉस हो जाते हैं या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो लोग जो है खुद को जो इंडियन साबित नहीं कर पाता है, ये बहुत बड़ा इशू है असम में। वो तो वो भी इसका जो एक जो हल जो एनआरसी जो अपडेट किया गया था, वो अगर अभी ये एनआरसी अगर मुकम्मल हो जाता है तो जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया अगर इसको ये कर देते हैं तो एक बड़ा समस्या जो है अगर उसका भी हाल निकल आए तो एक बहुत बड़ा समस्या जो है खत्म होगा मुसलमानों के लिए, मुझे लगता है मेनली बंगाली स्पीकिंग मुसलमानों के लिए। अदरवाइज तो जो है लोगों को ये एक के बाद एक जो है टारगेट करते ही रहेंगे और जो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस जो है ये चल रहा है असम में। लोग मतलब खुद इनकम के बारे में सोचेंगे या आपके खुद का सिटीजनशिप को जो है वो प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। जो ज्यादातर जो होता है असम में, जो देखिए जो गरीब तबके के लोग हैं इन लोगों के ही वो जो है डाउटफुल जो है डी वोटर जो है डाउटफुल वोटर वो इन लोगों को बना दिया जाता है या किसी भी ऐसे ही रेफरेंस जो भेज दिया जाता है कि आपको सस्पेक्ट किया गया है, आप ट्राइब्यूनल में जाओ। आप देखिए जो गरीब लोगों को जाके जो ट्राइब्यूनल में जो है ये जाके उन लोगों को साबित करना बहुत ही मुश्किल या दिक्कत होता है। और ट्राइब्यूनल ज्यादातर मामलों में जो देखा गया है, ट्राइब्यूनल ये जो एम्प्लॉइज रहता है, ट्राइब्यूनल का मेंबर जो होता है ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है और ज्यादातर उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही जो है उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो ये कंटिन्यू होता है। तो ये लोग तो एक टारगेट रहता है इन लोगों के पास कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है फॉरेनर डिक्लेयर किया जाए। अब्दुल रहमान साहब से एक सवाल ले लेते हैं। अब्दुल रहमान साहब, CAA जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी 2019 में और अभी रिसेंटली उसको लागू किया, जिसमें मुसलमानों और तमिल जो श्रीलंकाई तमिल है उनको छोड़ करके बाकी लोगों को सिटीजनशिप देने की बात कही गई है। उस पर इसका क्या असर पड़ेगा इस फैसले का? बात यही है कि जो सीए करने के बाद करने का ये था और उन लोगों का जो एजेंडा था वो टू प्रोटेक्ट द हिंदू पीपल। ठीक है, हिंदू लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए ही सीए किया है। माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट लेट द हिंदू पीपल बी प्रोटेक्टेड एज पर देयर सीए, but the Muslims are targeted. That is the problem. Just now my brother इलियास ने बोला है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स में जो थोड़ा इधर उधर गलती रह गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक रह गया, वो तो स्टेट का है, लेकिन वही का प्रॉब्लम को विक्टिम को ऊपर डाल देता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में ये गंडगोल है, वो गंडगोल है, इसलिए तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किया नहीं जाता है, एडमिसिबल नहीं है एविडेंस एविडेंस के तरफ, सो यू आर ए फॉरेनर। दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। द हिंदू पीपल आर गिवन protection under CA. My personal view is that we have nothing to raise any objection to that. Our only objection is that why you are harassing the Muslim minority of
although the Muslim people have the documents, but you are disbelieving the documents, picking up the mistakes in the documents, which was created, which was due to the fault of the agency, state agency. This is the main problem, and that has been taken up by the tribunals, and that tribunal has been trained. So do that, declare everybody picking up the minor discrepancy. Very recently, there has been a judgment of the Supreme Court in Rohimali versus State of Assam. In that case, the Supreme Court has very clearly indicated that you cannot declare a person as a foreigner. You cannot doubt a citizenship of a person on because of the name discrepancy, because of the age discrepancy in the documents. But those are not followed. Not followed. Even the High Court of the Guwahati High Court judges are also giving their view that this judgment is to be reviewed. Review should be sought for. These things are going on. So by reading this, the judiciary and the state executives all are taking a negative stand to target a particular community. तस्लीम रहमानी साहब, CAA पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था, लेकिन 200 के करीब रिट पिटीशन वहां पर इल्तवा में है, पेंडिंग है सुनवाई के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सारी दरख्वास्तें एक साथ सुनेंगे और उसके बाद इस पर फैसला देंगे। अब ये डिसीजन आने के बाद उस पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन CAA का इतलाक इस फैसले पर कितना असरअंदाज होगा, मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा होगा, इसलिए कि 71 कट ऑफ डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 71 में जो जिनको हमने सिटीजन मान लिया, उनके ऊपर तो CAA नाफिज होगा नहीं। 71 के बाद कौन आया है और 71 तक कौन आया है, इसमें जो ट्रिब्यूनल वहां पर रोल प्ले करते हैं, वो रहमान साहब, इलियास साहब ने इसको बताया है। वो एंगल पूरा का पूरा कम्युनल होता है। अभी डी वोटर्स के इशू को भी आप देखें, जो अब वो डी वोटर का कुछ पता ही नहीं कि डी का मतलब क्या है, वो डिलीटेड है, डेड है, डिफॉल्टर है, क्या है, कुछ नहीं पता। डी खाली डी डाउटफुल है, वो डी खाली लिखते हैं, तो और उसको एक्सप्लेन नहीं करते कि डी क्या है। तो ये डाउटफुल वोटर की लिस्ट उठा के देखें तो मैक्सिमम बल्कि 90% उसमें मुसलमान मिलेंगे। ट्रिब्यूनल्स में कौन जा रहा है अपनी सिटीजनशिप को, ये भी जो IMDT एक्ट अभी इन्होंने नल एंड वॉइड किया, इसलिए कि उसकी पैरवी हम लोगों की जानिब से ही ठीक तरीके से पैरवी नहीं हुई। इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये एक IMDT एक्ट आया था तो 2005 में, जो सुनेवाल साहब अभी सेंट्रल मिनिस्टर है, पहले चीफ मिनिस्टर भी कुछ दिन रहे हैं आसाम के, उन्होंने चैलेंज किया था। उसका प्रोविजन ये था कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, उसमें प्रूव करने का ओनर्स आपने सिटीजन के ऊपर नहीं डाला था, गवर्नमेंट के ऊपर डाला था। ये था वो एक्ट। अब उस एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में जो लोग जाते हैं, उनको बहुत मसला यही होता है कि किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है, किसी के बाप के नाम की स्पेलिंग गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई इश्यू आ रहा है, और इस बिना पर इतना परेशान किया जाता है मुसलमानों को कि आप देखिए 35% मुस्लिम पॉपुलेशन असम में है। कश्मीर के बाद सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर है। वहां 126 में से 52 असेंबली सेगमेंट्स पर मुसलमानों का वोट डिसाइडिंग और विनिंग हैसियत रखता है। 14 में से अभी इवन आफ्टर द डिलिमिटेशन 4 विनिंग और कम से कम 4 ही इफेक्ट करने वाली, इन्फ्लुएंस करने वाली सीटें हैं। तो मुसलमान तय करना चाहिए 35% की पॉपुलेशन को कि वहां का पॉलिटिकल कोर्स क्या होगा। लेकिन उसी को रोकने के लिए ये फॉरेनर्स का इशू उठा के मुसलमानों को कम्युनल इशू उठा के इकोनॉमिकली एंड सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली मार्जिनलाइज करने के तमाम मूवमेंट चलाए जाते हैं। अब बताइए, आंसू का मूवमेंट, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का मूवमेंट एक कल्चरल मूवमेंट था, लेकिन उसने कम्युनल रंग इख्तियार किया जब 1984 में ही, फरवरी 2084 में नीली के रॉइट्स में 2000 लोगों को 2000 मुसलमान नीली में मारे गए। आज तक उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। 2000 से ज्यादा मुसलमानों का किसने मारा था? आंसू के लोग थे।
क्यों मारा था? इसलिए मारा था कि आंसू ने इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान किया था और मुसलमान वोट दे रहे थे। किसको वोट दे रहे थे? कांग्रेस को वोट दे। इस जुर्म की सजा मुसलमानों को आंसू ने दी इतने बड़े भयंकर कम्युनल राइट की सूरत में, और वहां से जो लोग डिस्प्लेस हुए, आज भी कोई जाके देख सकता है कि गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पे वो डिस्प्लेस लोग स्लम्स ड्वेलर की हैसियत से पटरियों पर जी रहे हैं, और किस्म के ना उनकी कोई एजुकेशन है, ना उनकी कोई सोशल लाइफ है, ना उनका कोई पॉलिटिकल है। तो ये सब कुछ असम के मुसलमानों के साथ होता रहा है। सवाल हमारा आज फिर यही है कि जो एक कल्चरल इशू है, जो एक लिंग्विस्टिक इशू है, जो एक सोशल इशू है, उसको कम्युनल रंग में पेश करने का के लिए बेनिफिशियरी कौन है? और हमने देख लिया 2014 के बाद के बेनिफिशियरी कौन है? अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई वहां पर स्टैंडिंग नहीं थी, आरएसएस जिसे कोई पूछता नहीं था, वो जो 60 ऑनवर्ड्स वहां पर ट्राइबल्स के बीच काम कर रही थी कि ट्राइबल्स को ये बावर करवाए कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो। अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम करती है इन ट्राइबल को ये बताने, क्योंकि ट्राइबल दूसरी बड़ी आबादी है। असम की पहली बड़ी आबादी मुसलमान है, दूसरी बड़ी आबादी ट्राइबल्स हैं, जो लोकल ट्राइबल्स हैं। इसमें कुछ हिंदू हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ दूसरे अकायद को फॉलो करने वाले लोग भी, लेकिन वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और इस कॉम्बिनेशन की वजह से वहां पर बीजेपी को रास्ता कभी मिला नहीं था, आरएसएस को रास्ता कभी मिला नहीं था। लेकिन उन्होंने जब एक सोशो कल्चरल इशू को कम्युनल इशू में कन्वर्ट किया, तो उनको वहां जाने का रास्ता मिला, उनको वहां पर सरकार बनाने का मौका मिला, और उनको पार्लियामेंट की सीटें जीतने का मौका मिला। इसी में उन्होंने जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है, वो उसका भी बीज इन्होंने बोया था कि एडवाणी जी ने भी बीटीएच बनाया था, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बनाया, हेग्रमा मोइली उसमें आए, उस काउंसिल में 75% रिजर्वेशन दिया। हालांकि मुसलमान वहां पर बराबर की तादाद में, लेकिन मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके बोडोस को, जो आधे क्रिश्चियन है आधे हिंदू हैं, उन बोडोस को इन्होंने वहां पर रिजर्वेशन देके एक खाई और पैदा करी। इसी तरीके से जो दूसरे और जो ट्राइब्स हैं, उनको भी ये अलग करना चाहते हैं वहां के कॉमन कल्चर से, और उसके लिए अभी वहां पर असम जातीय परिषद बनी, वो परिषद काम कर रही है इसी बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी का एजेंडा सिर्फ कोई हिंदू का उत्थान नहीं होता। बीजेपी का एजेंडा होता है लड़ाओ और हुकूमत करो, और उसने वहां मुसलमानों को और बंगाली हिंदुओं को भी लड़ाने की कोशिश की। सीए एक्चुअली इसलिए आया कि बंगाली हिंदू अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस कर सके और बंगाली मुसलमान आइसोलेटेड महसूस कर सके। लेकिन असम अकॉर्ड पर सीए इफेक्टिव नहीं है उसके, लेकिन परेशान करने के लिए, हेरस करने के लिए आप कभी कभी डॉक्यूमेंट मांग ले, 71 के भी डॉक्यूमेंट आप मांग सकते हैं कि चलिए आप यही साबित कीजिए कि 71 में से पहले आप यहाँ आए थे, फिर उस डॉक्यूमेंट में वो निकालते रहेंगे। तो एक कंटिन्यूअस इशू है जिसके लिए मजीद समाजी तौर पर भी तहरीक की, मुश्तरका तहरीक की जरूरत है। तमाम हिंदू मुसलमान और ट्राइबल्स को, खास तौर पर ट्राइबल्स और मुसलमानों को मिलके ये तहरीक उठानी चाहिए, और लीगल बैटल भी अभी और मजबूती के साथ हमें वहां लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि माइलस्टोन है बहुत बड़ा, इससे सरकार के, बीजेपी के एजेंडे को बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनके जो फ्रेजेस हैं जो वहां यूज करते हैं, उन फ्रेजेस को इससे बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन के लिए अभी हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी प्रदीप माथुर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बंधुत्व का पाठ भी पढ़ाया है, जबकि आपको मालूम है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सारी हदें पार कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा लगता है जैसे उनका मुकाबला है नफरत फैलाने का दूसरे लोगों के साथ में। तो इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? क्या वो लोग इससे कुछ अकल के नाखून लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो सारा हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसकी धाराएं वगैरह। दूसरा हम लोग जो है कम्युनल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो पूरी प्रॉब्लम का जो जड़ है उसके बारे में हम लोग नहीं जा रहे हैं। जो पूरी प्रॉब्लम की जड़ है वो आसाम में, जिसको वो कहते हैं बंगाली इंपीरियलिज्म का खतरा है, उनके माइंड पे है। अब आप इस बात को ऐसे समझें
कि हम लोग तो सब जनरली हिंदी उर्दू के एरिया के हैं। जहां तक और सवाल है, नॉर्थ में भी सब चलता है। तो आप देखिए जो तमिलनाडु में है, हिंदी का बहुत बड़ा विरोध था, और आपको मालूम है कि जमाने में बड़ा बड़े वॉयलेंट एजिटेशन हुए कि जमाने में इंदिरा गांधी के जमाने में और लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, और कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन किया, ये सब है। तो जो तमिलनाडु के अंदर जो फीलिंग थी हिंदी के खिलाफ जो थी, वही फीलिंग जो है आसाम में बेसिकली बंगला के खिलाफ है। मैंने नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स को विजिट किया अपने सर्विस पीरियड में, और मैंने देखा कि ये जो बात है, जो बंगाली जिसको इंपीरियलिज्म कहते हैं या बंगाली जो भी कहते हैं, इसका खतरा सिर्फ आसाम में ही नहीं था, ये त्रिपुरा में था, मेघालय में था, और भी तमाम नॉर्दर्न स्टेट्स में ये था। मतलब ये वाले जो फीलिंग थी आसाम के लोगों की, जिसको बात कल्चरल वल्गर आप कहते हैं कि हमें बंगाली नेशनलिज्म जो है या बंगाली मेजोरिटी ओवरवेल्म कर रही है, इसका बीजेपी ने फायदा उठाया और उन्होंने इसको किया। जहां तक उसका सवाल है, जब उन्होंने आसाम की बात करी कि आसाम की अस्मिता की बात करी, तो उसमें उन्होंने हिंदुओं की बात भी करनी शुरू कर दी, जो बीजेपी का रहता है, जैसे सबको पता है। लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ आसाम वर्सेस बंगाल थी, जिसको बीजेपी ने कम्बल कर दिया। जहां तक मुसलमानों के रिप्रेशन का सवाल है, ये कोई वहां पर आसाम में आसाम ऐसा नहीं कि अकेला वहीं पर ये हो रहा है। मतलब यूपी में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यूपी में हो रहा है, मतलब और जगह भी हो रहा है। तो वो तो बीजेपी का ये मानना है कि जब तक आप जो है क्या कहना चाहिए मुस्लिम्स को इस तरह टारगेट नहीं करोगे, तब तक हिंदू कंसोलिडेशन नहीं होगा और उनको पावर नहीं मिलेगी। ये बीजेपी का मानना है। ये वो इसी थ्योरी पे वो काम कर रहे हैं सारे मुल्क में। मतलब ये हमें पता होना चाहिए। मतलब तो आसाम में अगर इस पे वो काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है, या आसाम स्पेसिफिक बात नहीं है, वो तो हर जगह ये कर रहे हैं। मुझे जो खतरा है वो ये है, मैं आपको बताऊं, मैं सोच रहा हूं कि ये जो आसाम ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो कि ये बताता है कि बांग्लादेश से आए हुए जो है उनको एक सिटीजनशिप मिलेगी, उनकी वजह से बहाल रहेगी और सब होगा, उसको बेसिकली जो है क्या करना है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो आए थे वहां से बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से, जो जैसा पहले कहा जाता था, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही आए थे, हिंदू भी बहुत सारे आए थे। मतलब उसमें जो भी उसका परसेंटेज हो ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दोनों कम्युनिटीज आई थी रोजगार की तलाश में और अच्छे बेहतर जिंदगी की तलाश में। मुझे डर यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको प्रो मुस्लिम दिखा करके बीजेपी जो है क्या करना चाहिए, अगले इलेक्शंस में जो है फिर हिंदू कैलकुलेशन करके अपने को पावर में लाने की कोशिश करेगी। आज के दिन मैं समझता हूँ आज के दिन में समझता हूँ कि बीजेपी की जो पोजीशन है वहां पर ठीक है, हुकूमत में है, सरकार में है, चुनाव जीत लिया, लेकिन कोई ऐसी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। उनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। अगर कांग्रेस थोड़ी टैक्टिक्स से काम लेती, जैसी वो आजकल ले रही है, उस जमाने लेती, तो बीजेपी पावर में ना थी आसाम में। मतलब तो मुझे ये डर है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को ये दिखा करके देखिए साहब, इसने तो मुसलमानों को बिल्कुल कंफर्म कर दिया और ये सब कर दिया, बीजेपी इसका जो है पॉलिटिकल फायदा उठाएगी। जो जजमेंट जो है इसमें क्या है, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि इसको जजमेंट को हम लोग हिंदू मुसलमान देख करके एक पॉलिटिकल एजुकेशन के तरह देखें और ये बताएं कि मतलब इसमें क्या चीज है, क्या है, सब है, और इसको पूरी तरह से लोगों को एजुकेट करें, पॉलिटिकली एजुकेट करें, वरना बीजेपी इसका उल्टा फायदा उठा लेगी। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।